Welcome to MBA Easy. This is going to be the first class of VARC, Verbal Ability and Reading Comprehension. As you can see, verbal ability. These are the sections which you have to cover, especially in VARC. Actually, these 5 sections are there, out of which 2 or 3 sections are quite important when we talk about the importance of CAT examination. सो द एस्पिरेंट्स, अगर मैं बात करूं कैट एग्जामिनेशन की, तो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं उसमें से कुछ सेक्शन जो प्रोमिनेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैराजंबल. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज कंसीडर्ड एज अ टफ सेक्शन. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टफ सेक्शन फॉर यू टू ऑल. हकीकत पूछा जाए तो ये टफ सेक्शन आपके लिए नहीं है. हर साल अब तक इससे क्वेश्चन देखने को मिला है, बट लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन देखा गया है जिसमें कुछ वेरिएशंस आई है. ऑड सेंटेंस आउट. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट यू हैव टू कवर. वन मोर सेक्शन इज देयर, पैरा कंप्लीशन, पैरा ब्लैंक एंड पैरा समरी. दीज आर द सेक्शन दैट यू हैव टू कवर इन रिलेशन विथ पैराग्राफ. आपको सारे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. वर्बल एबिलिटी का ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. लेकिन बात ये आती है कि कैट में कहाँ से अब तक क्वेश्चन आते हैं, उसके क्या ट्रेंड है. तो ट्रेंड ये है कि आपको फर्स्ट वन और द फिफ्थ वन ये तो अक्सर देखने को मिला है, बट लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आई, वेरिएशन. तो कैट का जो एग्जामिनेशन है वेरिएशन के लिए ही जाना जाता है. इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा. लास्ट ईयर सेंटेंस में कुछ प्लेसमेंट करने के लिए बोला गया था, तो वैसे भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे. बट आज का हमारा जो टारगेट होगा वो पैराजंबल होगा. सो द एस्पिरेंट्स, अगर मैं बात करूं पैराजंबल को, तो इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे. इसकी शुरुआत हम लोग करना है आज इस क्लास में देखेंगे. इंट्रोडक्शन भी होगी, मैं कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं, और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे. वो भी कैट का क्वेश्चन करेंगे, और आप देखने वाले हैं बहुत ईजी तरीके से हम लोग अभी कैट के क्वेश्चंस को करेंगे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराजंबल्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज रिटन हियर, दैट इज पैराजंबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म? So parajumble, which means a paragraph which is not properly arranged. So you are going to get a paragraph. आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, वो पैराग्राफ आपको properly arranged नहीं होगा. You can say that would be in distorted form. वो distorted form में होगा, वो गलत तरीके से अरेंज होगा. क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि आप उसको अरेंज करो. तो सवाल ये उठता है कि एक पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या होता है. अगर आपने ज़िंदगी में सीखा है कि पैराग्राफ सही से आप लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ के से रिलेटेड आप सारी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको लिखना आता है. विच मीन्स पैराग्राफ जो लिख सकता है वो सही से अरेंज भी कर सकता है. पैराग्राफ के अंदर मैं पूछूं कि ब्लैंक क्या है, तो उस ब्लैंक को भी भर सकता है. उसके समरी को मैं बोलूँ तो भी लिख सकता है. बट सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है, मेक योर सेल्फ एबल टू राइट पैराग्राफ. Only then you are going to solve all these type of question within a short span of time. So now let's see, one more concept is there. So parajumble, अगर आपको पैराजंबल के क्वेश्चंस करने हैं तो उसकी सफ़र की मैं शुरुआत बताऊं कि जब हमने स्टडी शुरू किया तो हमें सबसे पहले लेटर्स पढ़ाया गया. नो डाउट सबने क्या पढ़ा है, लेटर्स पढ़ा है. और लेटर्स के बाद वर्ड की सफ़र तक हम लोग गए. वर्ड के बाद सेंटेंस तक का सफ़र तय किया, और कुछ सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ बनाया. तो यहाँ मीनिंग ये होता है कि सबसे पहले जाने कि पैराग्राफ क्या होता है. आप यहाँ देख पा रहे हो, आपके हेल्प के लिए मैंने एक छोटा सा नोट्स लिखा है पैराग्राफ के ऊपर कि पैराग्राफ क्या होता है. अ शॉर्ट कंपोजिशन और नोट. सो दिस इज द डेफिनेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराग्राफ. एक पैराग्राफ किसे कहते हैं, एक कंपोजिशन को कहते हैं, एक नोट को कहते हैं. और सबसे खास बात क्या है, एक ऐसी नोट होनी चाहिए जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए. कंप्लीट मीनिंग आएगा, सेट एक ऐसा कंपोजिशन होना चाहिए. फिर हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, अगर इसकी कोई रूल नहीं होती इस पैराग्राफ की, तो हमारा जो कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हमसे ये छोटा सा सवाल नहीं पूछता कि आप पैराग्राफ को अरेंज कर दो. इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ नियम है. कुछ भी लिख देंगे वो हमारा पैराग्राफ नहीं होगा. इसके कुछ टर्मोलॉजी है, इसके कुछ शर्त है जिसको फॉलो करना पड़ता है. इसको लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉलो करना है आपको इंस्ट्रक्शन, वो है इसके स्ट्रक्चर. सो व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर क्या होगा,
तो स्ट्रक्चर आपका होगा कि एक पैराग्राफ में मोस्ट ऑफ द टाइम यू कीप इट इन माइंड दैट यू मस्ट हैव टू पुट वन आइडिया इन वन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया आपको पुट करना है, वन पैरा वन आइडिया। और इस आइडिया को पुट करने का क्या कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। चलो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या तरीका है। तो यानी इस आइडिया को पुट करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। वो कौन सा होगा? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। तो जो मेरा सीक्वेंस होगा सेंटेंस का, वो एक सही ऑर्डर में होना चाहिए। देखते हैं, अभी हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब आपके सामने कुछ एक सेट ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दी गई है, ये एक पैराग्राफ को फॉर्म कर रहा है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपके पास 5 पार्ट में डिवाइड किया गया एक ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मीनिंग को भी देखते हैं। जैसा कि पहला लाइन को देखिए, द इंडियन इकोनॉमी हैज शोन कंसिडरेबल रेजिलियंस in the face of global recession. One more sentence is there. Inflation is within control and exports are looking up. However, so what is the main idea over which you are expected to focus? आपको फोकस कहाँ करना है? जैसे ही हमने पहले सेंटेंस को देखा, इसको आइडिया को देखना है कि क्या लिखा गया है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिला, The Indian economy has shown considerable resilience in the face of global recession. फिर बात आई इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या है। फिर यहाँ पे एक वर्ड आया however। तो सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, मैं एक टॉपिक को लिया गया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसको हमने क्या किया, कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पर however आया, फिर जॉबलेसनेस आया। तो हमारा स्टेटमेंट शुरू हुआ पॉजिटिव से, बीच में हमारे पास कुछ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी आए, फिर आखिरी में क्या कहा, फिर से पॉजिटिव आए। बट ओवरऑल द इकोनॉमी हैज डन वेल एंड इट इज होप दैट इट विल एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। यानी ये आपका एक पैराग्राफ था। ये पैराग्राफ मैंने जो लिखा है बिल्कुल अरेंज्ड वे में है। हमारा एग्जाम का क्वेश्चन ये कहता है कि इस तरह से लिखने के लिए हमने क्या क्या काम किया। तो हमने जो स्टेटमेंट को लिया इंडियन इकोनॉमी को, उस टॉपिक से, उस मैटर से मैं भटका नहीं, आपको उसी को कंटिन्यू लेकर के उसको लिंक वर्ड को जोड़ते हुए मैंने अगले स्टेटमेंट को लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने एक इन्फ्लेशन टर्म को दिया। फिर आगे मैंने देखा एक्सपोर्ट्स आर लुकिंग अप हाई, फिर हाउएवर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट कराया। तो ये जो आपने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव और आखिरी में आके ओवरऑल आपने कहा तो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी ये देखने वाला है। ये एक सही एक अरेंज्ड वे में दिया गया पैराग्राफ है। लेकिन ये तो मैं लिख के दिया हूं, अब टास्क आपके लिए होता है कि क्या आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, आपका क्या अप्रोच होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे इसको एनालाइजिंग करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन दैट यू आर हैविंग अ टास्क दैट यू आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट अ पैराग्राफ। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है जो पैराग्राफ आपको लिखेंगे, आपको लिखा हुआ पैराग्राफ होगा। आप उसको समझना है कि पैराग्राफ में है क्या, उस पैराग्राफ में करना क्या है। जैसे इसको देखिए, यहाँ पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज मैंने मेंशन किया है। लॉजिकल रिलेशन को देखना है, डायरेक्शन को देखना है और ग्रामर के रूल्स को देखना है। इस टर्म को आप ऐसा बोल सकते हैं एनालाइजिंग रिलेशनशिप, यानी आपको रिलेशनशिप को चेक करना है कि जो क्वेश्चंस आपको दी गई है उसके अंदर वो कौन सी रिलेशन के बारे में बात की है। वन पैराग्राफ, वन आइडिया। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली चीज क्या होती है। जब हम पैराग्राफ को बना रहे होंगे तो ये पैराग्राफ का जो पार्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो मेरा इस स्लाइड पे मैंने दिखाया आपको, ये क्या था, मैंने आपको डायरेक्शन समझने के लिए बताया कि डायरेक्शन को देखिए कि किस डायरेक्शन में लिखा गया था। अब जब कुछ क्वेश्चन को आप बना रहे होंगे तो क्या करना है, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि जो पैराग्राफ दी गई है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस वे में वो पैराग्राफ चल रही है। जैसे आपने देखा ये साइन इसलिए लिखा गया है ताकि कम टाइम में अच्छी चीज आपको समझाया जा सके। प्लस प्लस मीन्स पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई पैराग्राफ आप एक बार स्टार्ट करें और सारी चीज पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लेन करके एंड कर दे और कंक्लूड कर दे। पैराग्राफ की एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पैराग्राफ की पॉसिबिलिटी ये है कि सारी बातें नेगेटिव लिखी हो, पूरी की पूरी बातें नेगेटिव, कोई भी एक इश्यूज के बारे में नेगेटिव चीजें लिखी हो। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके एक पैराग्राफ की।
दूसरी क्या हो सकती है कि आपकी पैराग्राफ पॉजिटिव वे में स्टार्ट तो हुई, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव थी, जैसे 2 लाइन पॉजिटिव चली, फिर 2 लाइन नेगेटिव चली और एक आखिरी में आकर पॉजिटिव दिया, जैसा मैंने अभी आपको अगले स्लाइड पे, लास्ट के स्लाइड पे मैंने दिखाया था। वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और नेगेटिव, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। ये इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन नहीं, पूरे पैराग्राफ लिखने का यही तरीका ही होता है। अगर आपको तरीका पता है, वे पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सी चीजें आपको देखनी है, और इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि लॉजिकल रिलेशन। लॉजिकल रिलेशन क्या, आम कॉन्सेप्ट जो इंसानों को जहन में होती है, वही कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, जनरली जब हमारे माइंड में कोई जब तक आइडिया नहीं आता तब तक हम उसको डिफाइन नहीं करते। जब आइडिया होगा तभी तो हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे, जब प्रॉब्लम्स होगा तभी तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्वेश्चंस होगा तभी तो आंसर ढूंढेंगे। अगर कभी फुल फॉर्म का जिक्र हो गया पहले ही लाइंस में, तो अगर उस बंदे के बारे में या उस टर्म के बारे में फिर से बोलना है तो फिर वो लंबी और लेंदी फुल फॉर्म आप बार बार नहीं लिखते हैं। लिखने का तरीका ये होता है कि अब उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हुए नजर आते हैं, और जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट होगी तो फिर आपको एक कंक्लूजन मिलता हुआ नजर आएगा, जैसा आप इस पे फिर से वापस देख सकते हैं इस जगह से। यहां पे इसमें लिखा, बट ओवरऑल द इकोनॉमी has done well and it is hoped that it will address unemployment as well। ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहां से मुझे मैसेज मिल गया कि हाँ ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा करने वाला है, एम्प्लॉयमेंट को भी देखेगा। यहां से कंप्लीट हमें एक मैसेज मिली। तो ये था हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि डायरेक्शन को अपने देखा, एनालाइजिंग रिलेशनशिप। एक चीज अभी और बात बाकी रह गई है, एनालाइजिंग रिलेशनशिप में कभी कभी आपको यह भी हेल्प करता है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पैराग्राफ को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। वो क्या है, आपको इसका रिलेशन चेक करना है, सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन होता है। जब कोई भी टॉपिक, कोई भी इश्यूज को अगर नाउन से आपने शुरू किया है तो फर्दर अगर उस सेंटेंस को कंटिन्यू करना है, अगर टॉपिक को कंटिन्यू करना है तो आपको उसके जस्ट बाद उसके बदले का प्रोनाउन जो सुइटेबल होगा वो आपको लेना होता है। एंड सिमिलरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स होते हैं ना वो फॉलो होंगे। जिस तरह से सब्जेक्ट होंगे वैसे ही उसके वर्ब्स होंगे, वैसे ही अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कंडीशन आपको सिखाया, जो आपने सीखा है उसको भी फॉलो करेगा पैराग्राफ। बिना रूल्स को फॉलो किए हुए एक पैराग्राफ नहीं हो सकता। इनडेफिनिट से डेफिनिट की तरफ बढ़ता हुआ पैराग्राफ होगा, ये उसके ग्रामर का रूल्स होता है। सपोज अगर किसी सेंटेंस में आपको सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल मिला है, इसका मतलब ये है कि कमिंग सेंटेंस में आपको उसको डेफिनिट आर्टिकल देना होगा, तभी तो इनडेफिनिट वे से डेफिनिट वे तक जाएगा। तो ये थी हमारे पास एनालाइजिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को कैसे आप पहचानेंगे एक दिए गए पैराग्राफ में, क्योंकि आपको जो पैराग्राफ मिलने वाला है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगा। वो कोई पैराग्राफ ऐसा नहीं होगा जो अरेंज्ड होगा, तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। आपसे सवाल ये पूछता है कि आप उसको अरेंज करो, तो अरेंज करने के लिए पहले इन चीजों का समझना जरूरी था। अब आगे देखते हैं, हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल। ये तो बातें थी कि क्या होगा, अगर इतनी बात सुनने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बनता है तो फिर बेकार है। तो अब ये देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा, कैसी चीज़ों पे ध्यान देना है, किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चंस में मैंने 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए बनाया है, जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, बाद में ट्रिक्स की बात आती है। फर्स्ट यू लुक फॉर द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, उसके बाद ही कोई भी ट्रिक्स काम आएगी, कोई भी लॉजिक काम आएगी। और ये तमाम क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग स्किल्स। अगर आपने रीडिंग स्किल्स पे काम नहीं किया है तो फिर ये सेक्शन आपके लिए टफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे ही आपको पैराजम्बल की क्वेश्चंस मिलती है तो आपका सबसे पहला जो टास्क होता है, दिए गए पूरे ही जो पैराग्राफ होगा डिस्टॉर्टेड फॉर्म को, उसको आपको पढ़ जाना है। रीड द इंटायर गिवन डिस्टॉर्टेड पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद एक आइडिया तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि इस पैराग्राफ में पॉजिटिव चल रही है बातें या फिर नेगेटिव चल रही है। और उस आइडिया को लेने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा उसे तलाशने की कोशिश करनी है, या पहला स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो अरेंज करना आसान होता है।
तो हाउ टू सॉल्व पैरा सिंबल्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि पूरी पैराग्राफ को आप पढ़ें, पढ़ने के बाद आपने देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस इसका क्या होगा। फर्स्ट सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ खास बातें दी गई है आपके लिए। वो कौन सी बातें हैं? डिपेंडेंट वर्ड्स। सो डिपेंडेंट वर्ड्स का पहले सेंटेंस में आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर वो डिपेंड हो रहा है तो फिर कैसे होगा? स्टेटमेंट हमारा इंट्रोडक्टरी होता है। जब सेंटेंस की हम शुरुआत कर लेते हैं उसके बाद जो टर्म होगा वो कीवर्ड से दूसरे सेंटेंस पे जाकर वो डिपेंड होगा। यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो भी डिपेंडेंट वर्ड्स है, जैसा कुछ वर्ड आप देखिए, दैट्स व्हाई, सिमिलरली, अदरवाइज, इनफैक्ट, ऐसे वर्ड क्यों कहाँ यूज किए जाते हैं? आगे कुछ स्टेटमेंट बोलने के लिए। ये पहली सेंटेंस की बात नहीं है। सो कर दें, देयरफॉर कर दें, ये पहले सेंटेंस के वर्ड नहीं है। पहले सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, जो मैंने यहां आपके लिए लिखा है। पहला सेंटेंस क्या होगा? इंडिपेंडेंट इन नेचर। और अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहला सेंटेंस हमारा नाउन से ही शुरू होता है। और कौन सी बातें देखनी है? पहली सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं आते हैं। जैसे क्या क्या नहीं आएंगे? ही, शी, इट, दिस, दैट, ऐसे वर्ड क्यों आएंगे? कोई ना कोई नाउन के बदले यूज किए गए हैं। तो पहले ही सेंटेंस में दिस क्यों आएंगे? ये किस चीज के लिए कहना चाह रहे हैं? तो कोई ना कोई नाउन की चर्चा पहले हुई होगी, फिर जाके स्टेटमेंट में कहा दिस, फिर जाके कह रहा है दिस, यानी पहले नाउन की चर्चा होगी, फिर ये प्रोनाउन आएंगे। तो जनरली प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। यानी दो इंपॉर्टेंट बात, प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकती और ना ही डिपेंडेंट वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। तो सबसे पहला टास्क आपका होता है कि फर्स्ट सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हर मुमकिन कोशिश करना है कि पहला सेंटेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक, डायरेक्ट आप कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे और लास्ट सेंटेंस आपको पहचानने की कोशिश करना है। वो है फाइनली, देयरफॉर, क्लियरली, दस। इस तरह के स्टेटमेंट जनरली हमारा जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी इन वर्ड के बिना भी हम स्टेटमेंट को कंक्लूड कर देते हैं, बट स्टेटमेंट का मीनिंग कंक्लूडिंग होना चाहिए, यानी उस स्टेटमेंट के बाद आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सो स्टेप 1, यू नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस और द बिगिनिंग सेंटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर distorted paragraph. And what would be the next step? Next step, you must have to find out the last sentence. And later on, what you have to do? अब तीसरा काम क्या करना है? नीड टू मेक पेयर, पॉसिबल पेयर। अब सेंटेंस के अंदर कुछ पेयर बनेंगे, कुछ पेयर बनाएंगे, यानी ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करते हैं कि आपको 4 सेंटेंसेस मिले हैं, आपको ए, बी, सी और डी मिल गए हैं। आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा लास्ट है। अब बीच के ये 2 वर्ड को अरेंज करना है। अब हम कैसे करेंगे अरेंज करने के लिए? या तो हमारे पास बी के बाद सी होगा या फिर हमारे पास सी के बाद बी होगा। रिलेशन हमारे पास ये 2 ही है, यही होगा। तो ये चेक करना है किससे होगा। फिर अब बात आती है डिपेंडेंट वर्ड्स की। यहां पे आएंगे डिपेंडेंट वर्ड। अब आएंगे एंड, बट, हाउएवर, दैट्स व्हाई, ये सारे वर्ड हेल्प करेंगे। सिमिलरली, इनफैक्ट, ताकि क्लियर अनक्लियर से लेकर क्लियर की तरफ मूव करेंगे। जैसे आप यहां देख सकते हैं, पेयर ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के पेयर आप कैसे बनाएंगे? पेयर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको हेल्प करने वाली है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन। मैंने अगर बुक के बारे में स्टेटमेंट दिया पहला, तो दूसरे स्टेटमेंट दिस बुक। अगर मैंने बुक्स का स्टेटमेंट लिया तो आगे हमारा दीज बुक्स होगा। यानी नाउन और प्रोनाउन एक अपना रिलेशन बनाता हुआ नजर आएगा कोई भी पैराग्राफ में, अगर उसको सही से अरेंज करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगा। दूसरा, इंडेफिनिट से डेफिनिट। अगर पहले ही कोई सेंटेंस में अगर आपको ए या फिर एन आपको दिखता है, इसका मतलब कैरी ऑन जो करेगा नेक्स्ट सेंटेंस, वहां पे आपको मिलेगा द डेफिनिट आर्टिकल। यानी सेंटेंस लिखने का पैराग्राफ का रूल्स होता है कि इनडेफिनिट से आप डेफिनिट की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद अनक्लियर से लेकर क्लियर स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। कोरिलेटिव कनेक्टर्स, कोरिलेटिव कनेक्टर्स जैसे आपने पढ़ा होगा, ग्रामर्स के छोटे मोटे रूल्स आपको याद होने चाहिए। आइदर के साथ हम और का यूज करते हैं,
नाइदर के साथ नॉर करते हैं, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं, ऑल्दो के बाद येट का यूज़ करते हैं, लेस्ट के बाद शुड का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो फर्दर ग्रामर्स की क्लास में लूँगा, उसमें आपको बताऊँगा। तो अभी मैंने जितनी बातें कही वो हमारा ट्रिक्स कॉन्सेप्ट ये था कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बातें तो बहुत हो गई, आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ लेक्चर चल रहा है, क्वेश्चंस बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप खुद ही देख लीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज कीजिए, 1 मिनट के बाद बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, बिल्कुल कम टाइम में सबके क्वेश्चन बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज कर लिए होंगे आपने और अब देखिए, और बन भी गया होगा शायद। चलिए मैं खुद बता देता हूं इसके अंदर करना क्या है। ये क्वेश्चन कैट का है। अब आप सोचोगे कैट का क्वेश्चन और इतना आसान तरीके से बनेगा? चलिए मैं देखता हूं। मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था, जब आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला क्या करना है, पूरी पैराग्राफ को एक बार पढ़ना है। वो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर क्या करना है, सबसे पहली कोशिश है इंडिपेंडेंट सेंटेंस को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस को देखना है, तो हम क्यों इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरफ जाएंगे? एक रास्ता तो और भी हमारे पास, हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी तो कर सकते हैं। हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। कई बार कैट के क्वेश्चंस में ऐसे भी होते हैं जो आसान क्वेश्चन होते हैं और लोगों को लगता है कि ये सेक्शन बहुत टफ है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सेक्शन, इट्स एन ईजी टास्क टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है। चलिए मैं आपका हेल्प करता हूँ। यहाँ पे पहला सेंटेंस बी कह रहा है, यहाँ पे पहला सेंटेंस बी है। हमारे पास पहला सेंटेंस है इन एरियाज वेयर देयर आर। यहाँ पे प्रोनाउन को देखिए, इन एरियाज लिखा हुआ है। आगे देयर आर नो लॉर्ड्स और लॉज। इन एरियाज, वो कौन सी एरियाज के बारे में बात हो रहा है देखते हैं, आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ई। कहीं ना कहीं इन एरियाज जो कह रहा है वेयर देयर आर नो लॉर्ड्स और लॉज, और इन फ्रंटायर जोन्स वेयर ऑल मेन गो आर्म्ड, द एटीट्यूड ऑफ द पेसेंट्री मे वेल बी डिफरेंट। अब ये सेंटेंस से ऐसा नहीं लग रहा है वहां से शुरू होगी, कुछ तो बात है जो छूट गई है। जो कहना चाह रहा था यहाँ पर, ये पैसेज का जो शुरुआती लाइन है वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होगा और ये किसी न किसी लाइन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सी से शुरू हो रहा है। सी में कह रहा है सो इंडीड। सो इंडीड विच मीन्स किस चीज के बारे में आप कहना चाह रहे हैं, इसलिए इंडीड कभी भी ये स्टेटमेंट, क्योंकि सो वर्ड जहां दिखा आपका ये तो कंक्लूडिंग पार्ट को बताएगा, तो सो इंडीड हमारा सेंटेंस का शुरुआत नहीं हो सकता। उसके बाद एक ऑप्शन मेरा ई से शुरू हो रहा है। ई में बोल रहा है दिस डिपेंड्स व्हाट, दिस डिपेंड्स व्हाट, व्हाट डिपेंड्स अपॉन विच थिंग्स, कौन सा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है। सो वन ऑप्शन इज देयर ए, इट डजंट डिपेंड अपॉन एनीवन, पैसिविटी इज नॉट ऑफ कोर्स यूनिवर्सल। ये किसी भी सेंटेंस पे डिपेंड नहीं किया, इसका मतलब ये हमारा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और 3 ऑप्शन, 3 का 3 में जो क्वेश्चन दी गई थी सारे एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे थे। इजिली हमारा आंसर निकल के आया 4। और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप देखा, बिना क्वेश्चंस को पढ़े हुए, बहुत ज्यादा कोशिश किए हुए, सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया। तो ये थी कैट के क्वेश्चन। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं और कैट वेरिएशन के लिए जाना जाता है। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पैराजम्बल से आएंगे, हमारी जो अभी कंटिन्यू लेक्चर आने वाली है उसमें मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। तो चलिए एक झलक सिर्फ आप क्वेश्चन को तो देख लीजिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये 2 आपके सामने मैंने क्वेश्चंस दिया है, आप इनको एक बार देख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ये 6 तरह के आपके पास सेंटेंस दिए गए हैं जो एक पैराग्राफ का पार्ट है। आपसे डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है कि आप इसे अरेंज करो। ऐसे क्वेश्चंस स्पेशली अब तक बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक का क्लर्क हो या फिर बैंक पीओ हो, उस एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होता, लेकिन अभी आपने जो क्वेश्चंस किया था उसके अंदर ऑप्शन थे, तो इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। और एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो स्पेशली वो एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इसमें या ऑप्शंस होता है। इसमें क्या होता है, ऑप्शन है। आप देख पा रहे हैं दूसरी चीज, इसमें स्टार्टिंग लाइन भी दिया गया है और लास्ट लाइन भी इसके अंदर मेंशन है। मतलब क्या करना है आपको, लास्ट भी है और फर्स्ट भी है, बस बीच के चीजों को अरेंज करना।
फिर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और ऐसे भी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे. So with this note, I am going to wind up today's session. See you in the next video, and don't forget to hit the like or subscribe button in order to get updated videos. Thank you. Bye bye.